चलिए अपने टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू लॉ। हमने कस्टम्स के बारे में बात की थी। पूरा पिछला लेक्चर अपना जो है ना वो कस्टम्स के ऊपर ही था। हमने सिंपली ये देखा कि कस्टम्स का मतलब ट्रेडिशंस होते हैं, ऐसी चीजें जो हमारे कल्चर में, हमारे रीति रिवाज में हजारों सालों से चली आ रही है। तो गवर्नमेंट जब कानून बनाती है तो उन लॉज मतलब उन चीजों का ध्यान रखती है। तो आपके कल्चर के अगेंस्ट, आपके रीति रिवाजों के अगेंस्ट कानून बना के कुछ फायदा नहीं। इससे क्या होगा, केओस क्रिएट होगा, लोगों में ऐसा थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा कि यार हमारे रीति रिवाज हमसे छीन लिए, ये कौन सा कानून है। तो इस टाइप की चीजें नहीं होती। तो जब तक आपको नुकसान हो रहा है, मतलब आपके जैसे किसी को नुकसान हो रहा है, तब तक आपको रोका जाएगा। बाकी अदरवाइज आप अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करो, आपके जो रिचुअल्स है वो फॉलो करो, जो पूजा पाठ आप करते हो करो, ये सब आपको राइट्स हैं। इवन आप जैसा कपड़े पहनते हो, ठीक है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, आपके ईटिंग हैबिट्स है, आपके फूड हैबिट्स है, वो सब आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है वैसा। अब जैसे फूड हैबिट्स को लेके बात करें, अपने मीट की बात कर रहे थे। अब मीट खाना किसी की पर्सनल चॉइस है, उसको कंज्यूम करना है करे, नहीं करना है ना करे, ये सब चीजें होती है। बट अब उसमें भी देखो एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है काऊ मीट पे। अब कोई इंडिविजुअल ऐसा बोले कि यार मुझे काऊ मीट कंज्यूम करना है, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे करना है, बट सरकार ने उसको डिसअलाउ किया, उसको बैन किया हुआ है। क्यों ऐसा? कि भाई ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस की एक लिमिट हो सकती है, लेकिन उस वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब काऊ एक ऐसा, वो होली एनिमल बोलते हैं, अपन तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो भाई गाय को माता मानते हैं। तो अब हिंदू धर्म में, रिलीजियन में उस चीज को उतना ऑस्पिशियस माना गया है, या उनको उतना ऐसा रिगार्ड किया गया है। तो भाई जिसको माँ का दर्जा दे रहे हैं उसका मीट कंज्यूम करना तो एक पूरे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेगा। तो जब वहां पे रिस्ट्रिक्शन है तो फिर अलाउड नहीं है। बट आप अदरवाइज देखोगे तो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में काउ मीट बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। यूरोपियन नेशंस में तो खासकर यूरोप में काउ मीट की बहुत ज्यादा डिमांड है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट नहीं है। अब इंडिया में आप देखोगे तो काउ के अलावा बाकी मीट कंज्यूम हो ही रहा है, तो वो उसमें गवर्नमेंट ने डिसअलाउ नहीं किया, क्योंकि वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करता। तो कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है वैसा। अब जो नया टॉपिक है यहाँ से वो देखते हैं हम, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल डिसीजन या फिर प्रेसिडेंट्स। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जुडिशियल डिसीजन या फिर प्रेसिडेंट्स। एग्जैक्टली क्या है वो समझो। देखिए, हम पढ़ रहे हैं लॉज के बारे में। लॉज बनाए कहाँ पे जाते हैं? पार्लियामेंट में, ठीक है, ये चीजें आपको पता है। अब पार्लियामेंट में जो कानून बन रहा है वो तो इंसान ही बना रहे हैं। तो क्या कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट पूरा कंप्लीट कानून हो सकता है जिसके अंदर हर सवाल का जवाब मिल जाए? ऐसा हो सकता है? कि सरकार ने कंपनीज एक्ट बनाया, तो कंपनीज एक्ट में आप जो क्वेरी बोलोगे ना वो सारी मिल जाएगी, हर चीज के लिए प्रोविजन होगा, हर चीज का सॉल्यूशन होगा। ऐसा नेसेसरी है? नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है जब मैटर डिस्प्यूट में होता है और कोर्ट में जाता है, कोर्ट के पास हम झगड़ा लेके जाते हैं, सर ये ऐसा बोल रहा है, इसने ऐसा किया, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, इसके हिसाब से ये सही है, अभी आप बताओ सही कौन है और गलत कौन है। जैसे आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक्चुअली में सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कोर्ट आप दोनों का मैटर कानून में जाके पढ़ेगा, ठीक है। कोर्ट जो है वो क्या करेगा भाई, लॉ को रीड करेगा और उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कानून के अकॉर्डिंगली आप दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। ये उनका काम है, वो उसके ऊपर और कुछ भी नहीं करते। लेकिन बहुत बार उनके आगे ऐसी सिचुएशन आती है कि जब वो एक्ट को पढ़ते हैं तो बोले यार एक्ट में इनकी प्रॉब्लम का कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ही नहीं, इसके ऊपर सरकार ने कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया, अब हम क्या करें? अब वहां पे वो लोग फंस गए। अब एक ऑप्शन है जज के पास, जज आपको बोल देंगे भाई वी आर सॉरी, हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सेक्शन में कुछ लिखा नहीं है, आप लोग आपस में बैठ के बात करके जो सॉल्व कर सकते हो कर लो, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि जज अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, इतने साल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो लगा के कुछ आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करे जिसका एक एलिमेंट हो जस्टिस, कि भाई जिसने गलत किया उसको ये चीज बंद करनी पड़ेगी और जिसका नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन में से आपको क्या सही लग रहा है? जज को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? घर भेज देना चाहिए भाई तुम लोग अपने आप देख लो, या एक सॉल्यूशन निकाल के देना चाहिए? सॉल्यूशन निकाल के देना चाहिए। यही होता है कोर्ट में। अब कोर्ट से अगर लोगों को घर वापस भेजना शुरू कर दिया जज ने, तो कोर्ट की रेपुटेशन क्या रह जाएगी? फिर पब्लिक क्या बोलेगी, अरे इनके वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, आधे केस इनसे सॉल्व होते नहीं है, जब इनको समझ में नहीं आती क्या करना है तो ये बोलते हैं कानून में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे कोर्ट का क्या ही मतलब है? तो धीरे धीरे कोर्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो जजेस क्या करते हैं ऐसे मैटर्स में जहां पे कानून में कुछ नहीं लिखा है, अपने एंड से, अपनी समझ से फैसला सुनाते हैं। उन डिसीजंस को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रेसिडेंट्स। बात समझ आई? प्रेसिडेंट्स अपने आप में ऐसा जजमेंट है जो जज ने अपनी समझ के हिसाब से दिया है, क्योंकि
लॉ में कुछ बोला नहीं, ऐसा बोलते हैं लॉ इज साइलेंट, कानून में कुछ नहीं लिखा है, लॉ इज साइलेंट, कुछ कुछ नहीं बोलता है, तो फिर जज को अपने एंड से डिसीजन देना पड़ता है। अब जज इस पावर का मिसयूज कर सकते हैं, जज की मर्जी, जब उनको लगे कि कानून फॉलो करना हो कानून फॉलो करेंगे, जब उनको लगे अपने मन से डिसीजन देना है तो अपने मन से डिसीजन देंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये पावर बैकअप पावर है, ओनली इन केस वेयर द लॉ इज साइलेंट, अदरवाइज तो जज को कंपल्सरीली लॉज को ही फॉलो करना पड़ता है। ये हमें ध्यान में रख के चलना है, बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है कि ऐसा होता है। अब ये जो प्रेसिडेंट्स है ना, ये ना बन जाते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स का मतलब यही प्रेसिडेंट बार बार रिपीटेडली दूसरे केसेस में यूज होता है। अब देखो आपके केस में ना कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला सुनाया जो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैटर आया, अब सेम मैटर अगर बाकी किसी दो लोगों के बीच में हुआ हो तो क्या यही फैसले को हम रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं। कोर्ट में ऐसा होता भी है, जब जजेस के सामने लॉयर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, सर 2012 में ना हैदराबाद में ऐसा सेम केस हुआ था, तब वहाँ की हाई कोर्ट ने ऐसे केस में यही डिसीजन दिया था, आप रेफरेंस में देख सकते हो, इस हिसाब से मेरे क्लाइंट को भी जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रेफरेंसेस के तौर पे दिए जाते हैं। तो सेम चीज प्रेसिडेंट्स को लेके भी होती है, क्योंकि जब लॉ साइलेंट है तो इस मैटर पे पहला केस आया है वो तो आपके सामने है, आगे भी तो केसेस आ सकते हैं। तो जब सिमिलर केस आते हैं तो जो नया जज होगा वो क्या करेगा, पुराना प्रेसिडेंट ढूंढेगा कि हाँ भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 साल पहले ऐसे ही मैटर में एक प्रेसिडेंट सुनाया था और वो प्रेसिडेंट लॉजिकली ठीक है, हम भी उसी बेसिस पर अपना फैसला देंगे। कॉपी पेस्ट करो, कौन मना कर रहा है? उल्टा अच्छा है ना, एक ही जैसे फैसले आएंगे तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। बात समझ आ रही? तो ये प्रेसिडेंट्स इन फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे यूज होते रहते हैं। कब तक यूज हो सकते हैं? जब तक सरकार के दिमाग में ये बात नहीं आ जाए कि कानून में कुछ चीजें मिसिंग है। फिर पता है बहुत बार ऐसा भी होता है, मैटर पार्लियामेंट तक जाता है, कोर्ट के थ्रू भी जाता है। जब बहुत ज्यादा ये सब चीजें यूज होती है ना, तो जजेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली पार्लियामेंट को राइटिंग में एक सजेशन भेजते हैं कि भाई देखो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया हुआ है इसमें ना ये कुछ प्रोविजंस मिसिंग है और रिपीटेडली ऐसे केस आने लग गए हैं कोर्ट में और हमें अपने बेसिस पे डिसीजन देना पड़ रहा है। तो इट इज अ सजेशन कि आप लोग कुछ कानून बना लो, आपस में डिसीजन ले लो, लॉ में अमेंडमेंट कर दो एंड मेक इट एज अ प्रोविजन। अब जब प्रोविजन होगा ना तो हर जज को वही फॉलो करना पड़ेगा, तो जजेस के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा कि यार मुझे ये ठीक लगता है मुझे वो ठीक लगता है, वो सब बातें खत्म हो जाएंगी। अगर इन फ्यूचर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, मतलब कानून में बदलाव कर दिए और ये जो मैटर था इसको लेके एक लॉ पास कर दिया, तो अब कल से प्रेसिडेंट फॉलो होगा कि अमेंडेड लॉ फॉलो होगा? अमेंडेड लॉ। पार्लियामेंट बड़ी या कोर्ट का जज बड़ा? पार्लियामेंट। तो भाई पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया ना, अब पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया, कल से कोई भी जज ये प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करेगा, अब सब लोग यही फॉलो करेंगे, यूनिफॉर्मिटी आ गई, यूनिवर्सल हो गया। बात समझ आ रही? तो ये चीजें एक बहुत कॉमन लीगल प्रोसीजर है जो लॉ में हजारों बार होता रहता होगा, बिकॉज ये इशू तो आता ही है। देखो कानून इंसान ने बनाया है, अब कोई भगवत गीता तो है नहीं कि जीवन का पूरा सार आपको उसी में मिल जाएगा, जो भी सवालों के जवाब चाहिए आप पूछ लो, भगवान तो जवाब दे ही देंगे, वैसा तो होगा नहीं। तो लॉ में चीजें मिसिंग रहने ही वाली, तो वहां पे क्या काम आएगा? जज के दिए हुए फैसले काम आएंगे, जिनको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, अब इसके ना 3-4 टाइप्स हैं, वो समझ लेते हैं कि टाइप्स क्या है। देखो नेक्स्ट पेज पे आप डायरेक्टली पहले टाइप्स देख लो, लैंग्वेज लास्ट में आराम से रीड करेंगे। इसमें आपको पहला टाइप दिखेगा ओरिजिनल प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी वाले को अभी एक बार लेट गो करो। ओरिजिनल प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट वही है जो मैं अभी आपको कब से समझा रहा था। पहली बार किसी मैटर को लेके कोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोर्ट ने जब लॉ में पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था इस बारे में, जज ने अपनी समझ से अपनी सूझबूझ से कुछ फैसला दिया और वो फैसला अब एक लैंडमार्क बन चुका है, हर कोई उसी फैसले को यूज कर रहा है। तो हम ऐसे डिसीजंस को बोलते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऐसा पहला फैसला उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल डिसीजन। ठीक है, समझ आया? इतना ही मीनिंग और कुछ नहीं है, मैं अभी लैंग्वेज को बीच में नहीं ला रहा हूँ। उसके बाद सेकंड कैटेगरी देखो आप, पहले मतलब समझेंगे, लैंग्वेज पे बाद में वापस बात करेंगे। परसुएसिव प्रेसिडेंट, इंग्लिश में एक वर्ड होता है टू परसुएड। परसुएड करने का मतलब होता है टू कन्विंस समवन, ये वर्ड वहां से आया। थोड़ा आप वर्ड्स को समझोगे ना तो आधी चीजें तो अपने आप समझ आ जाएंगी। आपको वहां लिख के रखना है, आप लिख के रख सकते हो। परसुएसिव, आप लोग को भी लिखना है तो लिखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं चलेगा। परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, ये सब इंग्लिश वर्ड्स है, डिक्शनरी वर्ड्स है। टू परसुएड, स्पेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख सकते हो। टू कन्विंस, सिंपल भाषा में किसी को मनाने की कोशिश करना कि भाई मान जा, तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज टू परसुएड, टू कन्विंस। अब देखो दो चीजें होती है, जनरल लाइफ से भी अपने कंपेयर करते हैं। अभी
मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, तो अभी इस CS को लेके, पढ़ाई को लेके, तो मैं आपका सीनियर हूँ, तो मैं जो आपको बोलूंगा आप मानोगे या नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। लेकिन आप सब लोग एक दूसरे के दोस्त हो। अभी एक ने दूसरे को बोला यार तू ऐसा क्यों नहीं करती, बोले मेरी मर्जी है, तुझे ज्यादा पता है क्या? फॉलो करना ना करना आपकी चॉइस है। कभी आप एज अ फ्रेंड एक दूसरे को कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, तो वो जो गाइडेंस है वो आपका फ्रेंड मानेगा नहीं मानेगा उसकी चॉइस है ना। ऐसा आपने उसको बहुत समझाया, आपका दोस्त आपकी बात नहीं माना, फिर बाद में उसका नुकसान हो गया, बोले देखा मैं तो तेरे को हमेशा बोलता हूँ, तुझे मेरी बात सुननी नहीं है, ठीक है, बार बार मेरी बात इग्नोर करता है, देख नुकसान हो गया ना, अगली बार ध्यान रखना। पॉइंट ये है कि जब एक सुपीरियर पर्सन आपको कुछ बोल रहा है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके टीचर बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, तो यू आर बाउंड टू फॉलो दैट, आपको मानना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके लेवल का पर्सन, पीयर बोलते हैं, पीयर लेवल, ठीक है, सेम लेवल, तो आपके बराबर का इंसान अगर आपको कुछ बोलता है तो आपको वो बात फॉलो करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी नहीं होता। वो क्या बन जाता है, मैटर ऑफ चॉइस। ये बात समझ आ रही? परसुएसिव प्रेसिडेंट्स जो यहाँ पे बोले हैं ये कुछ इसी तरफ जा रहे हैं। अब इसको समझते हैं एक लीगल एग्जाम्पल के साथ। देखो ऐसा कुछ है, एक अपना बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट बोल रहे, बॉम्बे हाईकोर्ट बोल रहे, मुंबई हाईकोर्ट हो गया, ठीक है। तो मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट के पास किसी पर्टिकुलर मैटर में कोई केस आया जिसमें लॉ में कुछ लिखा नहीं था। उन्होंने ना एक प्रेसिडेंट सुना दिया, बिकॉज दे डिडंट हैव अ चॉइस, उनको प्रेसिडेंट सुनाना था, सुना दिया, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अब ऐसा हुआ सिमिलर मैटर गुजरात हाईकोर्ट के पास भी आया, तो गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया, उसी प्रेसिडेंट को रेफर किया। उस प्रेसिडेंट को रेफर करने के बाद गुजरात हाईकोर्ट के जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू मुंबई हाईकोर्ट के जजेस से थोड़ा डिफरेंट था। अब बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि दोनों हाईकोर्ट है, मतलब दोनों बराबर के, कोई जूनियर सीनियर नहीं है। तो इस हाईकोर्ट के पास ऑप्शन है कि अगर उनको ये प्रेसिडेंट सेम टू सेम नहीं फॉलो करना हो, दे कैन डेविएट, उससे अलग जा सकते हैं, ये ऑप्शन है। बट ये उनको तभी करना चाहिए जब उनको इसमें कोई लीगल फॉल्ट नजर आ रहा हो और बहुत स्ट्रांगली उनका ओपिनियन अलग हो। अगर उनको लगता है कि प्रेसिडेंट लीगली ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो अननेसेसरी अलग नहीं करने जाना चाहिए, ये भी एक सजेशन होता है। लेकिन अगर उनको लगता है कि यार ये तो इन्होंने, ठीक है, अपने जजेस ने अपने हिसाब से डिसीजन दिया, बट हमें लगता है कि इसमें थोड़ा लीगल फॉल्ट है, उतना भी करेक्ट नहीं है ये, इससे बेटर सॉल्यूशन हो सकता था, तो गुजरात हाई कोर्ट को ये प्रेसिडेंट कंपलसरी फॉलो करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है। इस चीज को हम बोलते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट इस जज को मनाने की कोशिश कर सकता है कि यार देख मैंने भी ठीक डिसीजन दिया है, मान ले, बट मानना ना मानना इसके हाथ में। ये बात समझ आ रही है? इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज परसुएसिव, ये इसका लॉजिक है वैसा। अब क्या करना चाहिए गुजरात हाईकोर्ट को, अगर ये प्रेसिडेंट में कोई लीगल गलती नहीं है तो मान लेना चाहिए कि फिर कुछ अलग करने जाना चाहिए। एक वो होता है ना कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, जो सब करते हैं वो क्यों करूं, मैं यूनिक लगना चाहिए ना, तो जानबूझ के आपने कुछ अलग प्रेसिडेंट दे दिया जो इसका एकदम ऑपोजिट है। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे पता है क्या होगा, बहुत बड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा लीगल सिस्टम में। आप समझो, मुंबई हाईकोर्ट ने अपना एक डिसीजन सुनाया, गुजरात हाईकोर्ट के पास सेम केस आया, गुजरात हाईकोर्ट को थोड़ा ईगो वाला इशू था कि हम इनकी कॉपी क्यों करें, हम इनसे कोई छोटे थोड़ी ना, हम अपना डिसीजन सुनाएंगे। इन्होंने अपना प्रेसिडेंट अलग से सुना दिया जो इससे बिल्कुल अलग है, दोनों मैच नहीं करते, दोनों ने अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया। इसको तो बेचारे को कोई तकलीफ थी नहीं, इसने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इससे अलग डिसीजन दिया। अब तीसरा केस आया है दिल्ली हाईकोर्ट में, बात समझ आ रही, सेम मैटर। अब दिल्ली हाईकोर्ट में दो पार्टीज लड़ रही होंगी ना आमने सामने, एक ए और एक बी। ए के फेवर में है कि वो ये प्रेसिडेंट का रेफरेंस दे दिल्ली हाईकोर्ट को, तो ए का वकील बोल रहा है सर वो मुंबई हाईकोर्ट में ना 2025 में एक केस हुआ था, इसमें मुंबई हाईकोर्ट ने प्रेसिडेंट सुनाया था, आप कॉपी देख लो। वो बोलेगा रुको सर, रुको रुको रुको, गुजरात हाईकोर्ट ने सेम केस में 2024 में प्रेसिडेंट सुनाया था और उसमें ये डिसीजन दिया था, अब सुन लो, उसमें तो हम सही है। बात समझ आ रही? ऑपोजिट डिसीजन दे के तीसरे को फंसा दिया। अब ये दिल्ली हाईकोर्ट का जज जो है ना, इन दोनों को गालियां दे रहा होगा, बोले तुम लोगों की वजह से मैं फंस गया, अब मैं इसकी सुनूंगा तो ये चिल्लाएगा, इसकी सुनूंगा तो ये चिल्लाएगा, मैं क्या डिसीजन लूँ? बोले रुक जाओ, मैं कुछ तीसरा डिसीजन देता हूँ। क्या मतलब हुआ? अब ये बताया ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? इसकी वजह से। इसको ये करना ही नहीं चाहिए था। जब ये सही था, लीगली कोई फॉल्ट नहीं था, इलीगल कुछ नहीं था, तो दे देता ना सेम डिसीजन, तो एक स्ट्रीम बना रहता कि इस मैटर में जजेस यही प्रेसिडेंट यूज कर रहे हैं और सेम लाइन पे डिसीजन दे रहे हैं, तो इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता और आने वाले केसेस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बात समझ आ रही है? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम डिसीजन देना ज्यादा सही है और अननेसेसरी उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए, इसको इन्होंने एक नाम दिया हुआ है, उसका नाम है स्टेयर डिसाइसिस। आपको कहीं वर्ड दिख रहा है नोट्स में, कंटेंट में कहीं पे दिख रहा है आगे पीछे?
किसी पेज पे, इसके पहले भी हो सकता है। पेज नंबर 6 पे देखो, लास्ट लाइन स्टार्टिंग में ही है। मैं थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, तो वो ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा, थोड़ा मजा आएगा। धीरे धीरे लॉ इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हैवी लग सकता है, बट आपको मजा आएगा फिर। बोलो, बात समझ आ रही है? स्टेयर डिसाइसिस एक लैटिन टर्म है, इंग्लिश टर्म नहीं है, उसके भी ऊपर का है। अपने भी इंग्लिश से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इन लोग को लैटिन सूझ रही है यहाँ पे। वैसा लैटिन भाषा जो है वो इंग्लिश के पहले की लैंग्वेज थी, जिसपे से इंग्लिश बनी है जो आज हम बोल रहे हैं, और ये आधी लैटिन अपनी संस्कृत के वर्ड्स पे से बनी हुई है। जब पढ़ेंगे तो लगेगा प्रोनाउंसिएशन तो सिमिलर है। तो बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने अपने चुराए हुए हैं, अपना ही प्रोडक्ट अपने को ही कन्वर्ट करके बेचा है। संस्कृत का लैटिन किया, लैटिन का इंग्लिश किया, इंग्लिश अपने को दे दी, अब अपन इंग्लिश से परेशान हो रहे हैं। इससे तो फिर अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज अच्छी थी। तो इंग्लिश लैंग्वेज कोई बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज भी नहीं है, मुझे पर्सनली तो बिल्कुल पसंद नहीं, बट अब बोलनी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्टेयर डिसाइसिस जो है वो ये बोलता है लेट द डिसीजन स्टैंड। इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। डिसाइसिस मतलब डिसीजन, स्टेयर डिसाइसिस मतलब लेट द डिसीजन स्टैंड, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। बोलते हैं ना, फालतू में छेड़खानी मत करो चीजों के साथ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपने कितनी बार पिक्चरों में नहीं देखते ऐसा, कोई ऐसा मंदिर का दरवाजा है, मंत्र वंत्र करके उसको लॉक किया हुआ है, वो उसको बोलते भाई इसके साथ कीड़े मत कर, ये मत खोल, कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। बोले ऐसा तो कुछ नहीं होता। बोले भाई मत करना, जो जैसा है रहने देना, क्यों छेड़छाड़ कर रहा है फालतू का। समझ आ रही? ये कुछ वैसी चीज है। स्टेयर डिसाइसिस का डॉक्ट्राइन बोलता है जो डिसीजन एक कोर्ट ने ले लिया है, तुम लोग क्यों उसके साथ फालतू में परेशान कर रहे हो, उसको छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। अगर ये सही है तो इसी को कॉपी पेस्ट करने में ही सबकी भलाई है। अब देखो, क्योंकि तुम दोनों बराबर के लेवल के हो, हम तुमको फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन सलाह दे सकते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट जाके अननेसेसरी आगे जाके बखेड़ा खड़ा मत करना। बात समझ आ गई? तो दैट डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, लेट द डिसीजन स्टैंड। जो डिसीजन इसने दे दिया है सही है तो उसके साथ छेड़खानी मत करो, चलने दो उसको। बात समझ आ रही? क्लियर हुआ? तो जो परसुएसिव प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है वो क्या बोल रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है इसके लिए इसको मानना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। रीजन बीइंग कि ये दोनों सेम लेवल के कोर्ट हैं, दे आर इक्वल्स। अब स्टोरी लॉजिक समझ आया क्या है? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। एक डिसीजन ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का सुनाया हुआ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा सेम मैटर गुजरात हाईकोर्ट के पास आया है और गुजरात हाईकोर्ट में इसका रेफरेंस प्रेजेंट किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? गुजरात हाईकोर्ट बोले अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट होंगे अपने घर में, हमको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, चलेगा ऐसा? इन दोनों में क्या रिलेशन है? सीनियर कौन है, जूनियर कौन है? सुप्रीम कोर्ट सीनियर है ना, हाई कोर्ट जूनियर है, तो आप सीनियर की बात टाल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट दिया है, हाई कोर्ट उससे उल्टा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा तो इनकी क्या हालत होगी। बोले तुम लोग अपने आप को ज्यादा समझते हो क्या हमसे? हमने जो डिसीजन दिया हमको अकल नहीं, क्या फैसला देना चाहिए क्या नहीं, ऐसे कैसे चीज को चेंज कर दिया। समझ आ रहा है? यहाँ पता है ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये हाई कोर्ट के लिए ऑथोरिटेटिव है, ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। देखो आपको टर्म दिखेगा तीसरा वाला मिला, ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। पेज 7 पे जो इमेज है ना उसमें भी लिखे हुए हैं, वहां से भी देख सकते हैं। अभी लैंग्वेज पे तो जाना नहीं है, अपन तो मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, ऑथोरिटेटिव का मतलब है कि सुपीरियर कोर्ट का दिया गया फैसला जूनियर कोर्ट को तो मानना ही पड़ेगा, आप कैसे उसके अगेंस्ट जा सकते हो, ये पॉइंट है। पर इसमें दो टाइप्स हैं, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव और दूसरा है कंडीशनली ऑथोरिटेटिव। मिला ऐसा? तो मैं ऑथोरिटेटिव के दो टाइप्स कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो फैसला है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुना दिया है और वो फैसले का रिकॉर्ड तो पब्लिक है। अब जब हाई कोर्ट में सिमिलर केस आया है तो इसका रेफरेंस तो आने ही वाला है, दोनों में से कोई एक पार्टी तो रेफरेंस लेके आएगी, और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है तो सर्च करना ही बहुत ईजी है, तुरंत पता चल जाता है कि इस मैटर पे कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ है। लॉयर्स भी रिसर्च करके लेके आते हैं। अब यहाँ पे जो दो पार्टीज लड़ रही है आपस में, उनके सामने ये चीज आई है, या हाईकोर्ट ने खुद भी अपने एंड पे रिसर्च किया और ये चीज सामने आई है। अब हाईकोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का बोला हुआ या नहीं। हाँ उस पर भी आ रहा हूँ, गलत हो तो फिर सेकेंडरी पॉइंट है, बट अगर सही हो तो अलग जाने का ऑप्शन है नहीं। यहाँ परसुएशन नहीं है, वो कन्विंस नहीं कर रहे, ऑथोरिटी है भाई, वो ऑर्डर सुना रहे भाई, यही करना है। मतलब ऑर्डर सुना रहे बट इनडायरेक्टली इम्प्लाइड है कि आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते, वैसा हो गया।
अब ये ऑथोरिटेटिव में इन्होंने दो पार्ट्स वापस बना दिए, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव और दूसरा है कंडीशनली। बात समझ आ रही है? एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है विदाउट कंडीशन, ऑपोजिट टर्म्स है दोनों। एब्सोल्युटली एंड कंडीशनली आर ऑपोजिट टर्म्स। लॉ में बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है विदाउट एनी कंडीशन, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। तो जो अभी मैंने आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लीगली करेक्ट है, एक होता है कानूनी तौर पे बात सही होना और एक होता है कि मेरा पर्सनली उससे अग्री ना करना, दोनों चीजें डिफरेंट है। जो चीज कानूनी तौर पे सही है, इस हाईकोर्ट का जज अगर इंडिविजुअल लेवल पे उस डिसीजन से अग्री नहीं भी करता है तो भी उसके डिसएग्रीमेंट का क्या फायदा? भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लिखित में है, मैं पर्सनल व्यूज क्या रखता हूँ उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, मुझे तो यही फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज लीगली राइट। इसको हम बोलेंगे एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो आर्ग्यूमेंट्स, फॉलो द ऑर्डर्स। बात समझ आई? लेकिन जो आपने बोला अगर लीगली गलत हो तो अगर हाई कोर्ट ये क्लेम कर सकता है कि इस प्रेसिडेंट में कोई सेक्शन के हिसाब से या कोई लॉ के हिसाब से लीगल फॉल्ट है तो फिर फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो फिर वो डिनाई कर सकता है कि मैं सीनियर का गलत ऑर्डर थोड़ी मानूंगा। अब आर्मी में हो आप या पुलिस में हो, आपके सीनियर ने आपको ऑर्डर दिया इसको गोली मार दे, बोले सर ऐसे कैसे गोली मार दे, एक प्रोसीजर होता है, उसने क्राइम किया तो उसको अरेस्ट करेंगे ना, गोली थोड़ी मारेंगे। बोले मैं तेरा सीनियर हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ उसको गोली मार दे, मार दोगे आप? आपको पता है कि ये लीगली गलत हो जाएगा तो गोली मार दो। जस्ट बिकॉज आपके सीनियर ने आपको गलत ऑर्डर दिया जो लॉज के हिसाब से रॉन्ग है, तो आपको क्या करना चाहिए? सीनियर का ऑर्डर मानना चाहिए या उसको अपोज करना चाहिए? अपोज करना चाहिए। ये वही सिचुएशन है। कंडीशनली ऑथोरिटेटिव का मतलब है ऑथोरिटी तब तक मानी जाएगी जब तक आपका सीनियर आपको जो करने के लिए बोल रहा है वो इलीगल या अनएथिकल नहीं है। कोई भी जगह पे आपका सीनियर आपको इलीगल काम करने के लिए बोल रहा है तो आप पीछे हट जाओगे कि भाई मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर ले, जा जाके सबको बोल के मेरी बात नहीं मान रहा। जो सबको बोलेगा मैं बताऊंगा ना कि भाई इलीगल काम करने के लिए बोल रहा है तो मैं क्यों करूंगा, कल तो मेरे को ब्लेम डाल देगा कि तूने चोरी की, मैंने थोड़ी की, फिर मैं क्या जवाब दूंगा कि आपने ऑर्डर दिया था, इलीगल ऑर्डर्स मैं फॉलो नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड कंडीशनली ऑथोरिटेटिव। तो कहीं पे भी इस प्रेसिडेंट में कोई लीगल फॉल्ट है जो आप प्रूव कर सकते हो तो ही आप उस डिसीजन से डिफर करके अपना फैसला अलग से सुना सकते हो, अदरवाइज आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसे केस में तो वापस सुपीरियर पे क्वेश्चन हो जाएगा। होता है, देखो प्रेसिडेंट्स में ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एरर आने वाला है। कोर्ट में भी जो जज बैठा है वो भी इंसान है, वो बेचारा सुबह उठ के बुक पढ़ता है, रेफर करता है, रेफरेंसेस लेता है, 100 जगह से पढ़ता है, तब जाके फैसला सुनाता है। उसके फैसले में 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। एकदम ऑपोजिट नहीं होता कि जो बेचारा निर्दोष है उसको फांसी दे दी, उस टाइप की बात नहीं होती। बट एक होता है ना कि ये इससे बेटर डिसीजन भी हो सकता था, जिसको सजा दी उसको ज्यादा सजा दे दी, कम सजा दे दी, जिसको कॉम्पनसेशन दिलवाया उसको उतना जस्टिस नहीं मिला जितना वो डिजर्व करता था। ऐसी चीजें हो जाती है, तो ग्रे एरिया होता है, आइदर समथिंग इज व्हाइट और ब्लैक, राइट और रॉन्ग, बट बीच में भी तो एक हिस्सा होता है उसको ग्रे एरिया बोलते हैं कि हर चीज पूरी तरीके से सही भी नहीं होती, पूरी तरीके से गलत भी नहीं होती। तो बहुत बार यहाँ पे जो ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एरर है या मिस जजमेंट है वो दिखता है, इवन सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी दिखता है, ये पॉइंट है। बट अब उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया या सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिवर्स नहीं किया, तो जो है वो है। फैसला ना मिलने से तो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट फैसला मिल गया तो भी चल गया, क्योंकि किसी को फांसी नहीं हो रही है, बात वैसी। क्लियर? ऐसे केसेस में तो एरर होते नहीं है। और आप ही सोच लो कि लॉ में कितने केस ऐसे होंगे जहाँ पे चीजें मिसिंग होंगी, बहुत कम होगा ना, ये चांसेस भी तो बहुत कम होते हैं। और ये जब चीजें कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट इमीडिएटली पैरेलली पार्लियामेंट को एक फीडबैक भेज देता है कि भाई ये मैटर में ऐसा ऐसा हमारे पास आया है, हमने आपको रिपोर्ट दे दी है। अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी अमेंडमेंट करते हैं। कितनी बार अमेंडमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, कितनी बार सालों साल तक नहीं होता है, क्योंकि मैटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब सालों साल तक अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक क्या काम करेगा प्रेसिडेंट, और इमीडिएट अमेंडमेंट होगा तब क्या होगा, फिर तो सरकार जो बोलेगी वही फॉलो करना है। आई बात समझ में? वैसा है। तो ये है आपका एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव एंड कंडीशनली ऑथोरिटेटिव। बात का ऑब्जेक्टिव समझ आया, आपको इंटेंशन समझ आएगा ना तो चीजें अपने आप रिलेट होने लग जाएंगी। वैसा है। और लॉ पढ़ने का यही तरीका है, रटना नहीं है चीजों को। स्कूल में वो रटने वाला काम खत्म हो गया। यहाँ पहले मतलब समझो, फिर उसको उस लैंग्वेज से लिंक करो, चीजें अपने आप आपको रिलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसा चलिए देखें और क्या है इसमें। मैं लैंग्वेज पे आपको लेके जाऊंगा वापस, सेम चीजें फिर से डिस्कस कराऊंगा। जितना कनेक्टेड मुझे पहले कंसेप्ट समझा देने दो, फिर अपने उस पर चलते हैं। इसको अभी पूरा टॉपिक की थियरी को छोड़ के आप आगे बढ़ो, जो कनेक्टेड पॉइंट्स है वो पहले कंप्लीट कराओ, फिर अपन थियरी पे वापस आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। थोड़ा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं क्योंकि बात मैंने आपको समझाई। फर्स्ट लाइन में देखो क्या बोला है, एदर टू द डिसीजन
डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश्ड। एदर टू मतलब मानो उसको, एदर करना मतलब इस चीज को मानना। एदर टू द डिसीजंस, डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश्ड। जो चीज ऑलरेडी सेटल्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, फिक्स है कि सब सेट हो गया मामला, अब बिगाड़ो मत, खराब मत करो। ऐसा होता है बहुत बार। अपने कहीं पे कितनी बार नहीं तो कुछ सामान रखा होता है अलमारी में, फ्रिज में, तो सब चीजें जमा दी है। अब कोई आके उसमें से एक चीज निकालने जाए तो अरे भाई रहने दे, सब गिराएगा तू जा। होता है ऐसा। ये वही चीज हो गई, जो सेटल्ड है उसको छेड़छाड़ मत करो, तो सारा रायता फैल जाएगा। ये वैसी बात हो गई। तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस, ये बोला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और लैटिन टर्म है रेशियो डेसिडेंडी। आज थोड़े लैटिन टर्म्स आएंगे। रेशियो डेसिडेंडी का सिंपल मतलब है रैशनल डिसीजन। लिख लो वहां पे, सिंपल करते जाते हैं चीजों को। ये लैटिन तो अननेसेसरी इन्होंने लिख रखी है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, रेशियो डेसिडेंडी, रैशनल डिसीजन मेकिंग। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी फैसला सुनाएगा कोई जज, तो कॉमन सेंस और कॉमन लॉजिक और जस्टिस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना, इम्प्लाइड सी बात है। तो रेशियो डेसिडेंडी का बहुत सिंपल मतलब है कि फैसला करते टाइम आपको रैशनली सोचना चाहिए। इरैशनल मतलब जब आप लॉजिक नहीं लगाते, और रैशनल मतलब जब आप लॉजिक और कॉमन सेंस लगाते हो। बस इतना ट्रांसलेशन है इसका, और कुछ भी नहीं है। बाकी टॉपिक में और कोई क्रिटिकल पॉइंट आने वाला नहीं। बोलो, कुछ पूछना हो आपको? समझ आ रही बात, रिलेट हो रही? तो ईजी रखते हैं उसको, फिर लैंग्वेज धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट हो जाएगी। उसके बाद एक टर्म है ऑबिटर डिक्टम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जांपल्स अच्छे अच्छे मेरे पास, तो आपको बात एकदम समझ आएगी। ऑबिटर डिक्टम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है सेड बाय द वे। सेड बाय द वे, वो लिखा हुआ है अंदर, खाली आप अंडरलाइन कर लो तो भी चलेगा। पहली लाइन में लिखा है सेड बाय द वे। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आपने एक्सपीरियंस किया है। अभी 11th-12th की आपने पढ़ाई की, सपोज आप अकाउंट्स पढ़ रहे थे, तो आपने जिन सर टीचर से स्कूल में, क्लासेस में कहीं पे पढ़ा होगा, तो यूजुअली टीचर्स की एक ऐसी हैबिट बन जाती है पढ़ाते टाइम। अब जैसे अकाउंट्स का एक सम आपको कराया, तो उसमें ना एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं। आप उन एडजस्टमेंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, अमाउंट्स लिखते हो। अब आपके टीचर आपको बोल देते हैं कि देखो अभी इसमें ऐसा पूछा है, बट अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता तो इसका ये इफेक्ट आता। तो एक काम करो, साइड पे लिख के रख लो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, कि कहीं एग्जाम में अगर इन्होंने एंट्री चेंज कर दी तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसके बदले ये करके आना। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, अभी उन्होंने वो एडजस्टमेंट नहीं पूछा है, बट क्या वो टीचर को पता है ना कि इसमें ये बन सकता है, तो वो थोड़ा सा नेचुरल होता है, पढ़ाते पढ़ाते मुंह से निकल ही जाता है कि इसमें ऐसा होता है ना, तो आप ऐसे कर देना, नोट करके रख लो। अब जो आपको वो ऑल्टरनेटिव पॉइंट मैंने बताया, वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, पर एक्स्ट्रा बताया बाय द वे, जस्ट फॉर नॉलेज। आपने बोला फॉर नॉलेज आप लिख के रख लो, कहीं एग्जाम में ये चीज ऐसे पूछी ना तो आपको पता होना चाहिए बस। तो जो ये एडिशनल नॉलेज मैंने आपको दी, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन सॉल्यूशन, इसके लिए टर्म यहाँ पे लीगली यूज होता है ऑबिटर डिक्टम, या सेड बाय द वे। अब सर कोर्ट में इसका क्या लेना देना? कोर्ट में थोड़ी कोई पढ़ा रहा है आपको, तो अब उसको लिंक करते हैं कोर्ट में ऐसा कब होता है। जज कोई भी फैसला सुनाते हैं तो ओरली बोलते हैं, वो तो आपने मूवीज में, सीरीज में सुना होगा, बट बाद में ना पूरी जजमेंट की कॉपी मिलती है। कॉपी मतलब जो भी उन्होंने डिसीजन दिया ना, पूरा राइटिंग में मिलता है कि उन्होंने कौन से पॉइंट पे कौन सा सेक्शन यूज करके कौन से कानून के हिसाब से आपको कितनी सजा दी, वो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। एंड दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप पढ़ लो, आपको जज को ओरली सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, सर आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। भाई लिखा है ऑर्डर की कॉपी में, पढ़ लेना, पूरा डिटेल्ड होता है। तो जज ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि हम मनमानी नहीं कर रहे, हम फैसला अपने मन से नहीं दे रहे, कानून की किताब के हिसाब से दे रहे हैं। आपको उसका मैंने रेफरेंस दे दिया, पढ़ लो। अब जब आप वो कॉपी पूरी पढ़ते हो, तो उसमें ना जजेस ने भी ऑर्डर लिखते टाइम ऑल्टरनेटिव्स लिखे होते हैं कि क्रिमिनल केस है तो भाई हमने इस केस में इस कैदी को इतनी सजा दी है क्योंकि इसने ऐसा ऐसा किया। अब अगर यहाँ पे इसने इसके बदले ऐसा किया होता, या ये क्राइम उतना एक्सट्रीम होता, तो हम वैसी सजा देते, या उस सेक्शन को यूज करते, या ऐसा होता वैसा होता। अब ये ऑर्डर की कॉपी देते टाइम जज ने भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, और जो लॉयर्स इन कॉपीज को पढ़ते हैं उनको नॉलेज मिलती है कि जज की सोच क्या है, जज कौन से केस में कितनी सजा दे सकता है, उनका भी नॉलेज बिल्डिंग होता है। फिर वो अपने क्लाइंट को भी समझाते हैं कि भाई ऐसा करेगा तो इतनी सजा होगी। वो केस में ना ऑर्डर में जज ने लिखा था कि भाई इस केस में तो हमने छोड़ दिया, बट अगर इसने ऐसा किया होता ना तो हम ये कर देते, वो कर देते, सेड बाय द वे। तो नॉलेज शेयरिंग के लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स काम आते हैं। इस चीज को बोलते हैं ऑबिटर डिक्टम। ठीक है, पर्पस समझ आ रहा है? चलिए, तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। प्रेसिडेंट्स के साथ जो पूरी स्टोरी थी वो हमने देख ली। अब सम अप कर लेते हैं, हमने क्या देखा। फिर थियरी देखनी तो थियरी देख सकते हैं अपना। हमने देखा प्रेसिडेंट क्या होता है। तो भाई जज के सुनाए हुए ऑर्डर
जिसके बारे में कानून में कुछ नहीं लिखा, दैट इज प्रेसिडेंट। इसको बोलते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। एक उसके साथ उन्होंने टर्म यूज किया था डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट है ही नहीं, बट इन्होंने एक नाम दे दिया उसको। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट में ऐसा बोला है कि जो लिखा है, जो एग्जिस्ट करता है, वही जज ने बोल के सुना है। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, भाई मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो जो है वही अनाउंस कर रहा हूँ, कुछ अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूँ। तो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट एक वर्ड उन्होंने बना तो दिया, बट वो आपको उतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा कि सर ये प्रेसिडेंट कैसे हुआ। अभी तो बोला प्रेसिडेंट का मतलब वो है जो कानून में लिखा नहीं है, और यहाँ बोल रहे हैं कि जो लिखा है वही बोल के सुना रहे हैं, तो वो बुक लेवल पे ठीक है, रियल लाइफ में उसका इतना यूज नहीं आने वाला है वैसा। फिर हमने देखा परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट तब होगा जब दो सेम लेवल के कोर्ट आपस में या कंपेरिजन कर रहे होंगे कि भाई एक हाई कोर्ट है, दूसरा हाई कोर्ट है, तो भाई हाई कोर्ट का फैसला दूसरे हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, नेसेसरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट का फैसला है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, हायरार्की के हिसाब से चलेगा। तो वहां पे फिर वो बन जाता है ऑथोरिटेटिव जब सुपीरियर की तरफ से आ रहा हो, और अदरवाइज वो बन जाता है परसुएसिव। ऑथोरिटेटिव में दो चीजें, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव और दूसरा कंडीशनली ऑथोरिटेटिव। एब्सोल्यूट मतलब सुपीरियर का डिसीजन लीगली फॉल्ट में नहीं है तो मानना पड़ेगा। कंडीशनल में जो आपने पूछा कि सर अगर उसका डिसीजन गलत हो तो नहीं मानोगे तो चलेगा, जस्टिफिकेशन आपको देना है कि क्या गलत है उसके अंदर, बाकी आप मत फॉलो करो वैसा। फिर हमने डॉक्ट्राइन देखे, स्टेट डिसाइसिस, जो जैसा है वैसा रहने दो, जहाँ चीजें बदलने की जरूरत नहीं है उसको चेंज मत करो, वैसा है। फिर एक होता है रेशियो डेसिडेंटी, रैशनल डिसीजन दो, सोच समझ के फैसला करो। और ऑबिटर डिक्टम सेड बाय द वे, ठीक है, जो बोला है वो नॉलेज के लिए है वैसे। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आपके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मीनिंग लेवल पे चलते हैं। लैंग्वेज के लिए बाद में डिस्कशन करेंगे, मैं करवाऊंगा पूरा लाइन टू लाइन रीड कराऊंगा, उसका टेंशन मत लो, बट पहले जितना हो सकता है उतना लैंग्वेज के बिना डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 10 पे, स्टैच्यूज और लेजिस्लेशन। नए नए वर्ड्स हैं। लेजिस्लेशन का मतलब भी होता है कानून, स्टैच्यूज का मतलब भी होता है कानून। एक स्टैच्यू मतलब अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो अलग हो गया, वो पुतला वाला स्टैच्यू अलग होता है। यहाँ स्टैच्यू में आपको स्पेलिंग में टी एक्स्ट्रा मिलेगा लास्ट वाला, वो स्टैच्यू की स्पेलिंग में लास्ट वाला टी नहीं आता, STATUE होता है, ये STATUTE है। अल्फाबेट्स भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। अपने यहाँ पे इंडिया में हम कानून के लिए वर्ड यूज करते हैं लॉ या फिर एक्ट। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में वो लोग वर्ड यूज करते हैं स्टैच्यू, तो वहां से ये वर्ड आया है। तो स्टैच्यूज का मतलब होता है कानून और कुछ भी नहीं, इट मींस एक्ट, आप लिख के रख सकते हो वहां पे। स्टैच्यू का मतलब है लॉ या फिर एक्ट। तो जो चीजें पार्लियामेंट में पास हुई है, लिखित में है, वो क्या है, लेजिस्लेशन है, वो क्या है, स्टैच्यू है, या फिर वो क्या है, लॉ है। ये प्रेसिडेंट से अलग है। जहाँ लेजिस्लेशन है वहाँ प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट की जरूरत वहीं पड़ती है जहाँ पे लेजिस्लेशन में कोई चीजें मिसिंग है। तो ये कनेक्टेड पॉइंट हो गया वैसा। अब इसमें ना कुछ आपको अजीब से वर्ड्स वापस दिखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू लैटिन लैंग्वेज। तो वो सेकेंड पॉइंट में बोला है, क्योंकि लॉज बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, मतलब 300-400 साल पहले के, तब के टाइम में लैटिन लैंग्वेज ज़्यादा चलती थी। ये जो इंग्लिश अपन बोल रहे हैं ये भी अभी कुछ 100 ईयर्स में ही ज़्यादा बोली जा रही है, उसके पहले लैटिन ही चलती थी। तो जब ये लॉज बने थे 1600 वाले ईयर में, 1500 वाले ईयर में, तब लैटिन ज़्यादा चलती थी। तो तब के टर्म्स बने हुए हैं, तो वही टर्म्स आगे पास ऑन होते जा रहे हैं, जिसको ये लोग हटा नहीं रहे। चल रहा है तो चलने दो, वैसा ये पॉइंट है इसीलिए। बट लैटिन और इंग्लिश में ना बहुत सिनोनिमस है, सुन के समझ आ जाता है कि हाँ यही वर्ड है, थोड़ा बहुत फर्क होता है वैसा। नहीं, हर वर्ड में ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अभी जो आगे बता रहा हूँ उसमें आपको मिल सकता कर देने चाहिए। मैं भी उसी फेवर में, बट ना मेरे पास अथॉरिटी ना आपके पास है। अपने पास ड्यूटी है कि अपने को ही पढ़ना है, वैसा है। तो ऐसे तो बदलने का ऑप्शन मिल जाए तो बहुत चीजें हैं जो अपन ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम है ना अपने हाथ में नहीं है वैसा। कहीं आप अगर उस लेवल पे पहुंच जाओ कभी, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो आप ये चीज का डिबेट करना कि भाई ये लैंग्वेज ठीक करो पहले, तो लैटिन हमारी भाषा नहीं है, ठीक है, तो मोदी जी को बोल सकते हो आप। नहीं, लैटिन बहुत कम जगह है, ये अभी तो अपने चैप्टर में ज्यादा आ रही है। ओवरऑल अपने पूरे लॉ के सिलेबस में लैटिन 1% भी नहीं है, कुछ मिनिमम टॉपिक्स में, तो उसका कोई इतना यूज नहीं है। जहाँ बीच बीच में आ रहा है थोड़ा बहुत देख लो, ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। एक टर्म यूज किया है जस्ट स्क्रिप्टम, आधे तो क्या प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाता, ये तो चलो सीधा है तो बोल दिया, ठीक है। जस्ट स्क्रिप्टम, स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। जस्ट का मतलब होता है लॉ, ठीक है, जस्ट स्क्रिप्टम, ठीक है, रिटन लॉ।
थोड़ा रिलेट करा दूंगा, ऐसे टेंशन नहीं, एक और भाषा सीख जाओगे, इंग्लिश सीखते सीखते लैटिन पहले सीख जाओगे। दूसरा है जस नॉन स्क्रिप्टम। नॉन स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, तो अनरिटन लॉ। ठीक है, तो जो लिखा हुआ कानून है वो तो पार्लियामेंट में लिखा होगा, जो नॉन रिटन कानून है वो ये प्रेसिडेंट्स में कवर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसलिए वो टर्म्स को रिलेट करा रहे हैं। वो गांव गांव में जो सरपंच कानून बनाते थे वो लिखे हुए होते थे कहीं पे, ओरली बोल दिया, सबको पता है, अनस्क्रिप्टेड लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन लॉ, या जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स बोलते हैं जज मेड लॉ। ये जो प्रेसिडेंट वर्ड था ना, इसके लिए एक और भी टर्म यूज होता है, आएगा ही, जज मेड लॉ। जज का बनाया हुआ कानून। और जो कानून सोसाइटी बनाती है, समाज बनाता है, सरपंच बनाते हैं, उनको बोलते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ पब्लिक का बनाया हुआ कानून। एनेक्टेड लॉ मतलब जो एक्ट के फॉर्म में पार्लियामेंट में पास हुआ, कंपनीज एक्ट, एनेक्टेड, एक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज एनेक्टेड लॉ। नहीं नहीं, एनेक्टेड मतलब जो एक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, बातें समझ आ रही है? इंडिया में कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है, ये बात हम कर चुके हैं, वो भी आपको रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। मैं अभी पूरी लैंग्वेज तो रीड करा नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही रैंडमली डिस्कस करा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अभी इस टॉपिक में लैंग्वेज में और आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसके बाद क्या दिया हुआ है। तो हमने जो अभी तक देखा उसमें सोर्सेज ऑफ लॉ में सारे प्राइमरी सोर्सेज थे, कस्टम्स और कस्टमरी लॉ, ये सब पे बात हो रही थी। अब सेकेंड पार्ट है, उसका भी जनरल डिस्कशन करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या बोला है? सबसे पहला टॉपिक है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। ऐसा बोला है कि जब भी कोई कानून बनता है तो फोकस इन चीज़ों पे होता है। जस्टिस, अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई सबके साथ न्याय होना चाहिए। इक्विटी का मतलब पता है क्या होता है? गिव एंड टेक, आमने सामने, बैलेंस मेंटेन होना। फॉर इंस्टेंस, इक्विटी समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा सिनोनिम नहीं मेरे पास। अब अगर किसी ने चोरी की, मोबाइल फोन चोरी कर लिया आपका, तो ये क्राइम है या नहीं है? क्राइम है। कितना बड़ा क्राइम है? बहुत बड़ा क्राइम है या छोटा क्राइम है? बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते आप। आपका मोबाइल फोन, आपको गुस्सा आ रहा है तो बोल सकते हो नहीं इतना छोटा भी नहीं है, मेरा मोबाइल फोन चुरा लिया। फोन चोरी होने पे सबसे ज्यादा दुख होता है डेटा चोरी होने का। फोन तो नया ले लेंगे, घर वाले सेम फोन दिला भी देंगे, लेकिन जो अंदर का डेटा चला गया और वो सारा लॉगिन करना पड़ेगा, सारा बैकअप लेना पड़ेगा, और जो गैलरी की फोटो है उड़ गई अपनी, चोर वो तो वापस भेजेगा नहीं अपने को। गूगल बैकअप हो आपके पास तो बात अलग है, लेकिन नहीं हो तो दुख तो होता है कि डेटा चला गया। तो फोन में वो चीज़ हो जाती है। अब फोन चोरी करना कोई बहुत बड़ा सीवियर क्राइम तो नहीं है। अब अगर चोरी हो गया और चोर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट उसको कितनी सजा देगा? फांसी तो देगा ना कम से कम। क्यों ऐसा? फांसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आप ही बताओ। फोन चोरी करने की सजा फांसी होनी चाहिए, क्यों ऐसा? ज्यादा नहीं हो गया? पूरे सर एक मोबाइल फोन चुराया बेचारे ने 15-20 हजार का। अपन को जिस लेवल का हम उससे ज्यादा उसको मिल जाए। हाँ, वो आपको अनफेयर नहीं लगा? बोला आपको चोर के लिए दया आ रही है? बोले नहीं नहीं सर, ये तो बेचारे के साथ। हाँ, और 15,000 का फोन है, मतलब मुझे मुझे जिस लेवल का 1 लाख नहीं मांग सकते, मुझे कंपनसेशन में बैठ सकते। तो वो देगा 1 लाख रुपए चोर आपको? देना पड़ेगा ऐसा? कोर्ट बोलेगा उसको, बोले चल लाख रुपए मांगे, लाख रुपए दे दे। आप बोले ये अच्छा है, एंड्रॉइड बेच के सीधा आईफोन ले लिया। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो हाँ, सामने चोरी करा, भाई ले जा फोन चोरी कर ले। बोले ये कौन सी उल्टी गंगा बह रही है? बोले ले जा भाई फोन चोरी कर ले, फिर तू पकड़ा जाएगा ना तो मैं जैसे आईफोन मांगूंगा। बोले नहीं भाई मेरे को नहीं करनी चोरी, वैसा हो जाएगा। चोर का समाज डरा हुआ घूम रहा है बेचारा, चोरों की कम्युनिटी पे टेंशन है। बोले गलती से फोन मत चुरा लेना। कॉम्पनसेशन में लोग आईफोन मांग लेते सामने, और चुरा रहा है तो आईफोन ही चुराना, ठीक है, कि उससे महंगा कुछ ना हो वैसा है, तो भाई वो तो फिर प्रॉब्लम है। तो देखो बात वही है, इक्विटी का मेरा बोलने का पॉइंट वही था कि जितना हार्म हुआ है सजा भी तो उतनी मिलेगी, नुकसान जितना हुआ है कॉम्पनसेशन भी तो उतना ही मिलेगा। कोई कोर्ट आपको 15,000 के फोन के सामने 1 लाख का कॉम्पनसेशन नहीं दिलवाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर इक्विटी कैसे हुई? किसी एक के साथ तो इनजस्टिस हो गया ना, मतलब हिसाब बराबर करना, ऐसा आपने बोलते हैं अब हिसाब बराबर, दैट इज इक्विटी। तो बोला कि लॉ में इक्विटी के एंगल को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, वैसा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज गुड कॉन्शियंस। गुड कॉन्शियंस का मतलब है गुड फेथ, या सही डायरेक्शन में सही इंटेंशन के साथ फैसला करना। कानून जब बनाया जाता है तो किसी एक का फायदा करने के लिए और दूसरे को परेशान करने के लिए बनाया जाता है, या सबकी भलाई सोची जाती है? जिसके साथ जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, वैसा है। तो गुड कॉन्शियंस का मतलब बोलते हैं ना, अपना अपने मन में चोर नहीं होना चाहिए। गुड कॉन्शियंस मतलब अपनी जो अंतरात्मा होती है ना, वो प्योर होनी चाहिए, वैसा, दैट इज गुड कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब है आपके मन की आवाज, ठीक है। तो ये बोला हुआ है कि चीज फॉलो करो।
फिर बात हो रही है इंग्लिश लॉ की, सब हिस्ट्री है। इंग्लिश लॉ में सबसे पहला लॉ है कॉमन लॉ। अभी मैं आपको बता रहा था, जो कानून समाज ने, सोसाइटी ने बनाया, जो लिखित में नहीं है, जो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे? कॉमन लॉ। आज की डेट में कॉमन लॉज आउटडेटेड हो गए, अब सब तो लिखित में ही होता है, लेकिन पुराने जमाने में गाँव गाँव में ये सब चीजें चलती थी, वो आपके गाँव के सरपंच ने बनाया हुआ कानून वैसा। फिर ये कैटेगरी आई मर्चेंट्स लॉ। मर्चेंट कौन होते हैं? बिजनेस करने वाले लोग, ठीक है, उनको मर्चेंट्स बोला जाता है। तो मर्चेंट्स के लिए अलग से कानून बनने शुरू हुए, बिकॉज बिजनेस में फिर लोग फ्रॉड करते थे, तो बोला है बिजनेसमैन के लिए कानून अलग से बनाओ, दैट इज मर्चेंट्स लॉ। उसको मर्केंटाइल लॉ बोला जाता है, एक कैटेगरी है, और यहाँ पे मर्चेंट्स लॉ करके बोला हुआ है। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स का एक एक्ट है वो आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसमें कवर हो जाती है, दैट इज मर्चेंट्स लॉ, सिर्फ एक कैटेगरी है। फिर एक बोला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये वही जो अभी बात कर रहे थे, जितना नुकसान हुआ है उतनी सजा मिलेगी, वैसा है। इसमें इन्होंने हिस्ट्री बता रखी है कि पहले के जमाने में ना, वो राजा महाराजाओं का जब टाइम था, और राजा का दरबार लगता था, आपने कोई ऐसे हिस्टोरिक पिक्चर में देखा हो कि राजा ना हर महीने हर हफ्ते एक दरबार लगाते थे, एक मीटिंग होती थी, तो उसमें सारी जनता आती थी। फिर हर इंसान अपनी प्रॉब्लम आके राजा को बताता था, बोले सर मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरी मदद करो, ये वो। फिर राजा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता था, एक सभा होती थी, तो उसमें वो राजा के भी सब जो बोलते हैं ना असिस्टेंट्स होते थे, तो वो उनको सॉल्यूशन देते थे कि सर आपको इसमें ऐसा बोलना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये रहेगा वो रहेगा। तो राजा हर चीज सही सोच लेगा जरूरी नहीं है, उसको भी तो चाहिए होंगे ना, उसकी थिंकिंग वाली, स्ट्रैटेजी वाली टीम चाहिए होगी। तो वो राजा के दरबार में उस तरीके के उसके जो होते थे असिस्टेंट्स, वो उसको गाइड करते थे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में ये बोला है कि अगर राजा ने कोई कानून बनाया है जो सारी जनता को मानना है, लेकिन उस कानून से किसी एक को बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो क्या वो जाके राजा को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर मेरे लिए कुछ कर दो? ऐसा हो सकता है। तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बीच में आएगा कि यार किसी एक के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि बेचारे को फालतू की परेशानी हो रही है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, वैसा। तो उसको बोलेंगे इक्विटी मेंटेन करना, वैसा। तो किंग की काउंसिल में जाके आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा बोला है, ठीक है। और लास्ट में आ गया अपना स्टैच्यू लॉ। स्टैच्यू लॉ मतलब वही पार्लियामेंट में बना हुआ कानून, रिपीट चल रहा है, तो इसमें कुछ नया नहीं। रिटर्न लॉ, फिर इन्होंने वापस से कैटेगरी रिपीट कर दी, मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ। अपने सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन इसमें, तो वही बिजनेस से जुड़ा हुआ कानून जो होता है वो, दैट इज नहीं, अभी आपके लेवल पे उतना डेप्थ में तो आ भी नहीं है। हाँ, तो बेसिक लेवल पे रहेगा। बट एमसीक्यू में मेन पॉइंट क्या है ना, हर बात का मतलब समझना जरूरी है। एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाली, सेम सेंटेंस उठा के रख देंगे, ब्लैंक बना देंगे, वो नहीं होगा। क्वेश्चन इसी में से बनेगा, बट अगर आपको बात का, भाषा का मतलब नहीं समझ आया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो इसलिए अपने सेंटेंस को, हर चीज को डिकोड तो करेंगे, वो तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, यहाँ तक आपको कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया हो तो क्लियर हुआ है, बेसिक पता चला, ठीक है। आई थिंक अपन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, ज्यादा हैवी हो जाएगा फिर। बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वो कल समझाता हूँ, और इस टॉपिक की लैंग्वेज फिर से आपको रिलेट कराऊंगा, वैसे तो हो जाएगा। तो मैक्सिमम परसों तक अपन ये पूरा चैप्टर जो है वो पैकअप कर लेंगे, परसों लास्ट रहेगा ये।